नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे क्लास 11th के केमिस्ट्री के जो सभी चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसके लिए बहुत अच्छी तरह इनको अध्ययन कर लीजिएगा। आपका जो वार्षिक का पेपर आने वाला है बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप इन प्रश्नों का अच्छी तरह अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका उसके अंदर से जल्दी से शुरुआत करते हैं और एक एक चैप्टर के अपन देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है और किस हिसाब से आपको उनको याद करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है उसके अंदर आपको सबसे पहला प्रश्न है तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। सिंपल टाइप के प्रश्न, आपका पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का बहुत ही सिंपल सा है। पहला हम प्रश्न की बात करें तो है तत्व और यौगिक में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। दूसरा जो प्रश्न है द्रव्यमान तथा भार में अंतर, क्या बताना है आपको, मास और वेट में डिफरेंस बताना है। तीसरा प्रश्न है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, उस दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। अगला चौथा प्रश्न है द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको समझाना है। मास कंजर्वेशन लॉ बहुत महत्वपूर्ण है आपको पहले चैप्टर के अनुसार। पांचवा जो प्रश्न है, अंतिम जो इसका प्रश्न महत्वपूर्ण वो है इसके सार्थक अंक निकालना। जैसे ये दिए हुए हैं इसी तरह के और भी आप प्रश्न करें, सार्थक अंक कैसे बताते हैं वो याद कीजिएगा। और इसके अंदर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देता हूं, वो है आपका जो मोलर द्रव्यमान है, कौन सा मोलर द्रव्यमान निकालना आपको आना चाहिए। मोलर द्रव्यमान, कोई आपको कंपाउंड दे देगा उसका मोलर द्रव्यमान आप कैसे निकालते हैं वो आपको निकालना आना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप निकालना सीख लें। नॉर्मल जो आपके क्वेश्चन है उसके अंदर से किसी भी यौगिक का आपको मोलर द्रव्यमान पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छी से तैयार कर लीजिएगा। तो ये है आपके चैप्टर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा ताकि आप इसके अंदर आने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर के अंदर हम बात करें तो दूसरे चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं तो हमारा जो प्रश्न है वो है पहला, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान में अंतर लिखना है। क्या लिखना है, अंतर लिखना है या डिफरेंस लिखना है। ध्यान रखना यहां पर डिफरेंस है, यहां पर ध्यान रखना डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है। यहां पे ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, अंतर लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखना है। द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन क्या है, एटॉमिक नंबर है एटॉमिक मास के अंदर। दूसरा है अवबोह सिद्धांत, क्या है अवबोह सिद्धांत, अवबोह प्रिंसिपल आपको लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है हुंस का नियम क्या है, हुंस रूल क्या है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है आपका, इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके आगे एक सोडियम और लिख सकते हैं आप, चाहे तो थर्ड आप सोडियम लिख सकते हैं। इनके क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकाले आने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से इनके लिखते हैं वो आपको लिखने आने चाहिए। नेक्स्ट है कक्ष तथा कक्षक में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट। कक्ष तथा कक्षा में क्या अंतर है, इन दोनों को आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वांटम संख्या क्या है, समझाइए। क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझाइए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको बतानी है। और अंतिम प्रश्न है थॉमसन के परमाणु मॉडल को समझाइए। थॉमसन मॉडल आपको क्या करना है, ऑफ एटम को आपको एक्सप्लेन करना है। थॉमसन एटम मॉडल को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बहुत महत्वपूर्ण है दूसरे चैप्टर के ये क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न है उसके बाद में। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, तो तीसरे चैप्टर में प्रश्न आता है डोबेराइनर ट्रिक, आपको क्या करना है, समझाना है। डोबेराइनर ट्रिक जो है उसको एक्सप्लेन करना है क्या होती है। दूसरा प्रश्न है मैनलिफ तथा आधुनिक आवर्त नियम में क्या अंतर है, यानी मैनलिफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी जो है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैनलिफ के आवर्त नियम और अभी जो आधुनिक आवर्त नियम है उन दोनों में क्या अंतर है वो बताना है। आवर्त तथा वर्ग किसे कहते हैं आपको बताना है, आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं आपको क्या बताना है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो आपको बतानी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला बात करते हैं हम चौथे चैप्टर की बात करें, चौथे पार्ट की आपकी बात करें तो चौथे जो पार्ट में फोर्थ नंबर चैप्टर लेसन नंबर 4 में रासायनिक आबंध क्या है, इसके प्रकार समझाइए। क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं और इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। लुईस बिंदु संरचना बनाइए, इनकी जो आपको यौगिक दिख रहे हैं इनकी लुईस बिंदु, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O3 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, CH4 हो गया, ठीक है। ये क्या है, इनकी आपको क्या करनी है, इनकी आपको
बनानी है संरचना। यहाँ CH4 है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल आवेश क्या होता है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल आवेश क्या होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है निम्न को परिभाषित कीजिए। इनकी आपको परिभाषा अच्छे से याद करनी है। बंध लंबाई यानी बॉन्ड लेंथ, दूसरा है बंध ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी, और तीसरा है बंध कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है इस चैप्टर में, चौथे में। नेक्स्ट बात करें आपको वीबीटी के अनुसार, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, वीबीटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। के अनुसार निम्न अणुओं को समझाइए। कौन सा? CH4, BH4 और BeH2। इनको क्या करना है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आणविक कक्षक चित्र बनाइए। इनके क्या करने हैं आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट डायग्राम आपको बनाने हैं, आणविक चित्र बनाना है N2 का, O2 का, F2 का और B2 का। इनके क्या करने हैं आपको, आणविक चित्र बनाने हैं। और इसका सातवां बहुत महत्वपूर्ण है, संकरण क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। संकरण और उसके प्रकार को आपको क्या करना है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। अगला जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, पांचवा चैप्टर आपके है नहीं, चौथे के बाद में कौन सा चैप्टर है आपके, डायरेक्ट 6 नंबर चैप्टर है जो आपके सिलेबस के अनुसार है, वो है परिवेश व निकाय में क्या क्या अंतर है। यहां पर अंतर लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखना है, ध्यान रखना है यहां पर भी, ठीक है, अंतर है यहां पर भी। थोड़ा सा ये टाइपिंग में स्प्रिंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहां पर अंतर लिखा हुआ है, ठीक है, डिफरेंस लिखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यहां पर आप सही कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड द सिस्टम। सराउंडिंग और सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पर्सन है, तंत्र के प्रकार को समझाइए। तंत्र कितने प्रकार के होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। टाइप ऑफ सिस्टम, उष्मा गतिविधि का प्रथम नियम, राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। विस्तीर्ण तथा गहन गुणधर्म क्या है, उदाहरण सहित समझाना है आपको। व्हाट आर द बोर्ड एंड डीप प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। थोड़ा सा इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेट है वो गूगल से किया हुआ है, तो थोड़ा सा आप उसको एग्जैक्ट चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो पर्सन है वो है टेस नियम को समझाइए। टेस रूल क्या है उसको आपको समझाना है। और लास्ट इसका एक और पर्सन है, जालक ऊर्जा क्या है, व्हाट इज द लेटाइस एनर्जी। जालक ऊर्जा को आपको अच्छे से याद करना है। और इसका जो अंतिम पर्सन है वो है एंथैल्पी तथा एंट्रोपी में अंतर। एंथैल्पी तथा एंट्रोपी में क्या अंतर होता है वो आपको बताना है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है ये भी पर्सन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 8वां जो चैप्टर है उसके बारे में। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पर्सन ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको डिफरेंस याद करना है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीकारक तथा अपचायक को समझाइए। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। आपको इनको निम्न को समझाना है, एक्सप्लेन करना है। क्या विस्थापन क्या होता है, द्विविस्थापन क्या होता है, असमानुपातन क्या होता है, इनको आपको अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट पर्सन है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आपको रासायनिक समीकरण को, देखो यहां पर नहीं है, आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अच्छे से आना चाहिए। इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आपको अच्छे से आना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है इस तरह का क्वेश्चन। किसी भी तरह की आपको इक्वेशन देके पूछा जा सकता है। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, उसको संतुलित करना है। आगे है मानक विभव, विद्युत विभव क्या है आपको बताना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मानक विद्युत विभव क्या होता है उसको आपको बताना है। बात करते हैं हमारे जो चैप्टर नंबर 10 है, लेसन नंबर 10, उसके अंदर क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातु में क्या अंतर होता है। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों में क्या अंतर है वो बताना है। राइट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एल्काइन मेटल एंड एल्काइन अर्थ मेटल, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। अगला है वर्ग संख्या 2 में सेकंड में तत्वों को क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। जो वर्ग संख्या 2 में आने वाले जो तत्व हैं उनको क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं आपको बताना है। लिथियम क्षारीय धातुओं में से कौन कौन से लिथियम क्षारीय धातुओं से कौन कौन से भिन्न गुणधर्म प्रदर्शित करती है। लिथियम में क्षारीय धातु के अलावा कौन से गुणधर्म है वो आपको बताने हैं। अगला है क्या होता है जब वर्ग फर्स्ट के तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। जो वर्ग पहले वर्ग में जो तत्व आते हैं अगर उनकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है वो आपको बताना है।
उसके बाद है लिथियम व मैग्नीशियम की समानता लिखिए। लिथियम और मैग्नीशियम में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटीज है, वो आपको बतानी है, क्या रिलेशन है इसके अंदर। निम्न को समझाइए, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। वॉशिंग सोडे को और बेकिंग सोडे को, बहुत महत्वपूर्ण है। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बहुत महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम की दृष्टि से अच्छी से तैयार कर लीजिएगा। सेकंड है वर्ग सेकंड की आईपी वर्ग फर्स्ट से अधिक होती है। जो वर्ग सेकंड की आईपी है वो फर्स्ट से अधिक होती है, क्यों होती है ये आपको बताना है। अगला है बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम की समानता लिखिए। बीई तथा एल की समानता क्या होती है वो आपको बतानी है, दोनों में क्या समानता है, सिमिलरिटीज है, वो आपको बतानी है। अगला 10वां प्रश्न है पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, नॉर्मल आपको पता है क्या है। अगला है सीमेंट का रासायनिक संगठन लिखिए। सीमेंट का रासायनिक संगठन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर से अभिक्रिया दी हुई है, आपको इनको क्या करना है पता नहीं है, कौन से प्रकार की अभिक्रिया है यहां पे शायद। नेक्स्ट 13 नंबर है, उसमें आपको दिया है डाइबोरॉन क्या है, इसके निर्माण की विधियां लिखिए। डाइबोरॉन क्या होता है, इसके निर्माण की विधियां लिखनी है। ये क्वेश्चन अभी एक बार आप देख लीजिएगा इसको, क्योंकि संतुलित तो किया हुआ है, शायद इसमें अभिक्रिया का प्रकार बताना है, कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। इसके बाद अगला है यहाँ पे डाइबोरॉन क्या है, इसके निर्माण की विधियां। नेक्स्ट है कार्बन के अपरूप को समझाइए। कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है, उनके गुणों में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। कार्बन के अपरूप के जो गुण अपरूप होते हैं उनके गुणों में क्या अंतर होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। उनकी संरचना पूछी जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है। वाटर गैस क्या है, वह संश्लेषण गैस क्या है। वाटर गैस और संश्लेषण गैस क्या होता है इसको आपको बताना है, महत्वपूर्ण है। हरित गृह प्रभाव को समझाइए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सिलिकॉन क्या है इसको आपको बताना है, और अक्रिय युग्म प्रभाव को समझाना है। हरित गृह प्रभाव को समझाना है, सिलिकॉन क्या होता है ये बताना है, और अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है ये बताना है। ये आपके 10वें चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। 11वें चैप्टर की बात करें तो बोरेक्स क्या है, इससे बोरेक्स मन का कैसे बनाया जाता है। बोरेक्स क्या है और बोरेक्स मन का इससे कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर प्रश्न है, ऑर्थोबोरिक अम्ल की संरचना बनाइए तथा ऑर्थोबोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों। ऑर्थोबोरिक अम्ल की आपको संरचना बनानी है और यह बताना है कि यह दुर्बल अम्ल क्यों है। नेक्स्ट प्रश्न है TiCl3 की तुलना में BCl3 के उच्च स्थायित्व होता है, क्यों होता है ये आपको बताना है। यानी TiCl3 की तुलना में BCl3 क्या होता है, उच्च स्थायी होता है, क्यों होता है इसका कारण बताना है। डाइबोरॉन तथा बोरिक अम्ल की संरचना बनानी है। डाइबोरॉन और बोरिक अम्ल दोनों की क्या बनानी है, संरचना बनानी है। नेक्स्ट हम बात करें आपका चैप्टर नंबर 13 की, तो 13 में सबसे पहले समावयवता किसे कहते हैं, और इनकी क्या कहते हैं, समावयवी बनाइए। इनको समावयवी बनाना है, आपको दिया हुआ है। आइसोमेरिज्म क्या होता है और इनकी आइसोमर्स इनको बनाना है। आइसोमर्स ड्रॉ करनी है, समावयवी बनाए इसको। वो आगे है विषम परमाणु किसे कहते हैं। विषम परमाणु क्या होता है, हेट्रोजीनियस एटम क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है। क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं उसको आपको समझाना है, क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप। आगे है सरूपण समावयवता क्या है, सोहार्स व न्यूमैन सरूपण को समझाइए। दोनों ही आपको बतानी है। पहले तो सरूपण समावयवता क्या होती है ये बताना है, और उसके बाद में सोहार्स व न्यूमैन सरूपण को समझाना है। दोनों ही ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। मार्कोनिकॉफ लॉ क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है क्या होता है। अगला है प्रश्न, क्या होता है जब एल्कीन का आयन ओजोनी अपघटन कराते हैं। जब एल्कीन का ओजोनी अपघटन कराते हैं तब क्या होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आप कैसे परिवर्तित करेंगे एसिटिलीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे। एसिटिलीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, और बेंजीन से BHC कैसे बनाएंगे ये आपको बताना है। आगे है नेक्स्ट, आप ऑर्थो पैरा मेटा निर्देश समूह से क्या समझते हैं, क्या होते हैं ये आपको बताना है। ऑर्थो पैरा और मेटा निर्देशी समूह से क्या समझते हैं, क्या होते हैं, इनको आपको बताना है। और अगला है वुड्स अभिक्रिया क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। वुड्स अभिक्रिया क्या है ये आपको बताना है। लास्ट आपका बहुत ही नॉर्मल सा चैप्टर है जिसके अंदर आपको ये बताना है सबसे पहले अम्ल वर्षा क्या है, यह पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है।
एसिड रेन क्या होती है और ये कैसे इफेक्ट डालती है हमारे इन्वायरमेंट पर। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है और इसके अंदर ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है वो आपको बतानी है जिसके कारण ग्रीन हाउस होता है। आगे है ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं, ओजोन छिद्र का मतलब क्या है और इसके कारण क्या है, यानी ओजोन छिद्र के कारण क्या है ये भी आपको बताना है। अगले प्रश्न की बात करें तो धूम कोहरा क्या है, प्रकाश रासायनिक कोहरे के क्या दुष्परिणाम है, धूम कोहरा क्या होता है। ठीक है, इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है धूम कोहरा है जो सामान्य धूम कोहरा है वो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे से किस प्रकार भिन्न है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है धूम कोहरा क्या होता है और प्रकाश रासायनिक कोहरे से क्या दुष्परिणाम है, इसके क्या नुकसान है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन प्रश्न के क्वेश्चन का आंसर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो इनसे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर अच्छी से तैयार कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको एग्जाम के अंदर बहुत फायदा होने वाला है। फिर से मैं कह रहा हूं अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है और आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि 95 90 प्लस लाना चाहते हैं तो फिर आप इसके अलावा भी आपको पूरा चैप्टर कवर करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।